हेलो एवरीवन। आज आगे का लेक्चर देखते हैं बेटा अपन क्लास 12th फिजिक्स में। आपको जो लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था उसके आगे का लेक्चर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा जो लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था उसको जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे हम। तो लास्ट टॉपिक में बेटा आपको पढ़ाया था कैपेसिटर सबसे पहले, और उसके बाद मैंने आपको समझाया था एक टर्म जो इसी से रिलेटेड है, टर्म का नाम था कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करेगा, बता दिया था। कुछ लिमिट ऑफ चार्ज होती है, वो कंसेप्ट के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। फिर हम बात कर रहे थे कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किया था? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। जो चार्ज की रिक्वायरमेंट है पोटेंशियल को बढ़ाने से, कितने बढ़ाने पे? 1 वोल्ट बढ़ाने पे। उस चार्ज की जो रिक्वायरमेंट है, जितना भी चार्ज बॉडी स्टोर कर रही है, उसको हम बोलते हैं 1 यूनिट कैपेसिटेंस। Charge required to increase the potential by 1 volt is said to be capacitance। अब आगे देखें, इसमें एक एग्जांपल भी दिया था। जैसे सपोज करें कोई एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 50 फेरेड। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि चार्ज कितना रिक्वायर्ड है? तो चार्ज रिक्वायर्ड है 50 कूलॉम पोटेंशियल को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए। तो कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ा था, एनर्जी कितनी स्टोर करेगा, किस पैरामीटर से हम इसको निकालेंगे? इसको निकालेंगे हम कैपेसिटेंस से। तो चलिए इस लेक्चर को अपन अब आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला टॉपिक अब हम इसमें देखते हैं आज जो पढ़ने वाले हैं। आज बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। कॉपी, ईयरफोन, पेन, सारी चीज़ें अपने पास रख लें, नोट्स बनाते जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर। कोई भी एक स्फीयर है, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? कोई भी एक स्फीयर है, उसका कैपेसिटेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा? तो देखते हैं बेटा, बहुत अच्छा है। यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन भी मिलेगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक कैपेसिटर हो गया, स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर हो गया। ये हमने सपोज किया एक स्फेरिकल कंडक्टर, और इस स्फेरिकल कंडक्टर को मैंने चार्ज करना स्टार्ट किया। चार्ज करने का मतलब फिजिक्स में होता है मैंने इसको चार्ज देना स्टार्ट किया कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से। तो मैंने जब इसको चार्ज दिया, ये चार्ज में देते जा रहा हूँ, उसको कितना चार्ज दिया? इसको मैंने चार्ज दिया स्मॉल क्यू। इसको कितना चार्ज दे दिया हमने? स्मॉल क्यू चार्ज दिया। स्मॉल क्यू चार्ज दिया तो इसके अंदर कैपेसिटेंस या इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, इस चीज को हमें देखना है। तो देखें यहाँ पे अपन जो जनरल फॉर्मूला वो जानते हैं, C = Q/V। फॉर्मूला हम जानते हैं कैपेसिटेंस का, C = होता है Q/V। और अगर इसका रेडियस है कैपिटल R, तो ये पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। ये पोटेंशियल हमें पता है कि इस पॉइंट पे, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। क्योंकि बेटा जो भी है अपन कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल कौन सा यूज होने वाला है? पोटेंशियल यूज होने वाला है सरफेस वाला, क्योंकि सरफेस के पोटेंशियल से ही डिपेंड करता है कि आगे ब्रेकडाउन होगी या नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए कौन सा यूज करेंगे हर बार हम? पोटेंशियल सरफेस का। तो सरफेस पे, स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? तो ये फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, ये होगा 1/4πε0 Q बाय, ये हो जाता है कैपिटल R। 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R। इस वैल्यू को उठा करके मैं यहाँ रख देता हूँ, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखते हैं क्या आएगी। इस वैल्यू को, V की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया, तो C = हो जाएगा Q/V। V की जगह पे हमने इसको पुट किया, तो ये आ गया 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R। Q से Q कैंसिल, तो C = हो जाएगा 4πε0 × R। 4πε0 × R। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर हमारे पास निकल के आया 4πε0 R। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या है? कुछ 1 मार्क क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले स्फीयर का मैं सारी चीजें यहाँ लिख देता हूँ। स्फीयर का साइज किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? स्फीयर का साइज डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर, कि उसका रेडियस कितना है, यानी कि R। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। कैपिटल R ले लेते हैं अपन अपने केस में, 4πr²। और वॉल्यूम कितना होता है? तो वॉल्यूम होता है इसका 4/3πr³। 4/3πr³। अब किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं मैं, समझना बेटा। यहाँ फॉर्मूले में हमें क्लियरली दिख रहा है, फॉर्मूले में हमें क्लियरली दिख रहा है
कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स ओनली। कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट के ऊपर और आर के ऊपर, यानी कि आसपास इंसुलेशन मीडियम कौन सा है? अगर एयर इंसुलेशन मीडियम है तो क्या होगा? ये एप्सिलॉन नॉट होगा। एयर अगर यहाँ पे इंसुलेशन मीडियम है तो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। और अगर इंसुलेशन मीडियम कोई दूसरा है तो एप्सिलॉन एम हो जाएगा। उस मीडियम का जो परमिटिविटी की वैल्यू होगी हम उसको यूज करेंगे। और दूसरा किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो दूसरा फैक्टर है रेडियस। दूसरा फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस। इसका मतलब ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, पर खास चेंज किसके कारण आने वाला है? चेंज सिर्फ रेडियस के कारण आने वाला है। इस बात को आप लोग दिमाग में डाल लो। चेंज किसके कारण आएगा? रेडियस के कारण आएगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? समझना बेटा, प्रीवियस ईयर में या ऑब्जेक्टिव्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट करिएगा इसको या स्क्रीनशॉट ले लेना और समझें आप इस चीज को। कैसा क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क क्वेश्चन, किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखें तो जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, if the surface area of a sphere is increased by 4 times, then what will be change in its capacitance। तो कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा? अगर कोई भी स्फीयर है, उसका एरिया हमने कितना कर दिया? उसका एरिया हमने 4 टाइम्स बढ़ा दिया। अगर उसका एरिया 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो बताओ उसकी कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा? तो इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है आंसर देते समय, क्योंकि क्लियरली हमें यहाँ विजिबल है फॉर्मूले में, वो सिर्फ रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि एरिया के ऊपर, ना कि वॉल्यूम के ऊपर। साइज चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, पर लेकिन कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रेडियस के ऊपर। एक्चुअली ये सब फैक्टर्स भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? रेडियस के ऊपर। तो अगर हम 4 टाइम्स एरिया को बढ़ा रहे हैं, 4 टाइम्स सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब रेडियस को कितना रखा होगा हमने? रेडियस को रखा होगा 2 का स्क्वायर। रेडियस को रखा होगा, पुराना रेडियस था r, तो नया रेडियस क्या हो गया होगा? 2r। तभी तो ये बना होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना? 4। ये 4 टाइम क्या हुआ? एरिया बढ़ गया। तो एरिया 4 टाइम कब बढ़ा? जब रेडियस कितने टाइम्स बढ़ा? रेडियस 2 टाइम्स बढ़ा। तो कैपेसिटेंस में चेंज किसके कारण आने वाला? रेडियस के कारण आने वाला। तो कैपेसिटेंस कितना चेंज हो जाएगा? पुराना कैपेसिटेंस था c, नया कैपेसिटेंस हो जाएगा c डैश, ये हो जाएगा 2c। कितना चेंज आएगा? ट्वाइस चेंज आएगा। अगर ये 4 टाइम्स चेंज हो रहा है तो ये कितने टाइम्स चेंज होगा? 2 टाइम्स चेंज होगा। अगर वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ जाए, अगर वॉल्यूम्स 8 टाइम्स बढ़ जाए यानी कि 2 का क्यूब, तो कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा? तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? फिर से बेटा ट्वाइस हो जाएगा। सिर्फ हमें चेक करना है हमेशा रेडियस। तो ये पूरे डिस्कशन का कहने का मतलब ये था, क्वेश्चन में एरिया दे, वॉल्यूम दे, आपको सिर्फ क्या निकालना है? आपको कंसंट्रेशन रखना अपना रेडियस पे कि भाई रेडियस में क्या चेंज आया है, क्योंकि कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी सिर्फ 2 फैक्टर्स के ऊपर, साइज ऑफ द स्फीयर और परमिटिविटी के ऊपर। तो इस चीज का बेटा ध्यान रखना, यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। कल कुछ क्वेश्चंस या लास्ट जब भी हमारा सेशन हुआ था मैंने आपसे बोला था कुछ क्वेश्चंस के लिए, जैसे अर्थ का पोटेंशियल 0 क्यों होता है, और भी कुछ क्वेश्चन बोले थे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन आगे। माइक्रोफेरेड प्रैक्टिकल यूनिट क्यों है, फेरेड प्रैक्टिकल यूनिट क्यों नहीं है, उसका डिस्कशन भी यहीं से रिलेट होता है। अपन आज के लाइव सेशन में उसको करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, बहुत अच्छे से समझना, यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा, न्यूमेरिकल भी करने हैं इसके, हम यार अभी तुरंत ही कर लेंगे इसके न्यूमेरिकल हम। तो टॉपिक है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी तक हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे, अब हमें पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और कमर्शियल पर्पस और डेली लाइफ में अगर यूज देखा जाए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही यूज होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर अभी हमने देखा निकल के आई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब अगर यहाँ पे रेडियस भरे ही चाहे आप अर्थ के बराबर भी कोई स्फीयर मान लो, तो भी ये कैपेसिटेंस कितनी निकल के आने वाली है? ये कैपेसिटेंस निकल के आने वाली लगभग 711 माइक्रोफेरेड्स। तो इतना बड़ा स्फीयर होगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर, साइज के ऊपर। बहुत बड़ा स्फीयर भी बना दें तो जो हमें कैपेसिटेंस मिल रही है वो कैसी है? बहुत ही कम है। अर्थ के बराबर भी स्फीयर बना दें, अर्थ की कैपेसिटेंस देखी जाए तो लगभग अगर अर्थ को एक कैपेसिटर माना जा रहा है, कोई एक बहुत ही बड़ी स्फेरिकल बॉल आप उसको मान रहे हो, स्फेरिकल कंडक्टर मान रहे हो, तो उसकी कैपेसिटेंस भी कितनी आने वाली? 711 माइक्रोफेरेड। तो
जो स्फेरिकल कैपेसिटर्स थे उनका हम यूज नहीं कर सकते थे कमर्शियल पर्पस में। क्यों नहीं कर सकते थे यूज? क्योंकि जो हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल रही थी, जो चार्ज उसमें स्टोर हो रहा था, वो क्या था, काफी कम था। तो देखें हम उस चीज को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज किया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझे, सबसे पहले मैं इसका कंस्ट्रक्शन समझा देता हूं किस तरीके का होता है। और एक्चुअली जितने भी कैपेसिटर्स देख रहे हैं सब में यही सब ऐसा ही कुछ कंस्ट्रक्शन उसका रहेगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखें कंस्ट्रक्शन इसका समझें। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने ये दो प्लेट्स ली, ये दो प्लेट्स रहती हैं, और अगर मैं इसको ऑन पेपर साइड से रखूंगा, ऑन पेपर इस प्लेट को, ये मैंने उठाया, एक सर्कुलर प्लेट है, ये स्फेरिकल नहीं है, ये सर्कुलर प्लेट्स हैं, ये दोनों ही क्या हैं, प्लेट्स हैं। इसको बोलता हूं मैं चार्जिंग प्लेट, इसको मैं बोलूंगा चार्जिंग प्लेट, और इसको बोलूंगा सपोर्टिंग प्लेट, इसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग प्लेट। समझना कैपेसिटर के अंदर होता क्या है, समझ में जाएगा। तो ये एक सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर प्लेट भी हो सकती है, जिस शेप की चाहे आप उसकी हो सकती है। तो यहाँ मैंने दो सर्कुलर प्लेट्स हैं, स्फीयर नहीं है। एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट ये। ऑन पेपर में कुछ इसको इस तरीके से रख रहा हूँ, तो साइड से देखेंगे तो हमें ये कुछ इस तरीके से दिखेंगी, दोनों प्लेट्स कुछ इस तरीके से दिखेंगी। अब जो चार्जिंग प्लेट है उसको मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज करना स्टार्ट करूंगा। जो चार्जिंग प्लेट है उसको एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज करना स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हो गया चार्ज। पास में ही कौन सी प्लेट रहेगी, पास में ही रहेगी सपोर्टिंग प्लेट। अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं बेटा, प्रिंसिपल समझाऊंगा। पास में ही रहेगी सपोर्टिंग प्लेट, तो इंडक्शन के कारण कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा नेगेटिव, और इस नेगेटिव चार्ज को क्या बोलूंगा, इंडक्शन के कारण, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे डेवलप हुआ है, इस चार्ज को हम बोलते हैं बाउंडेड चार्ज, इसको हम बोलेंगे बाउंडेड चार्ज, क्योंकि ये इस पॉजिटिव चार्ज से बंधा हुआ है, इसलिए बाउंडेड चार्ज। दूसरी तरफ प्लेट के कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, दूसरी तरफ चार्ज डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव, और इस सपोर्टिंग प्लेट को कर देता हूं मैं अर्थ, इसको कर देंगे हम अर्थ। अर्थ कर दिया तो क्या होगा बेटा, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। ये बोलना सही नहीं होगा, करेक्ट, ज्यादा सही ये होगा कि नेगेटिव चार्ज आके इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अर्थ से नेगेटिव चार्ज इसको आके क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इन जनरल हम बोलते हैं कि चार्ज कहाँ गया, चार्ज अर्थ में चला गया। तो चार्ज कहाँ चला जाएगा, ये पूरा ये चार्ज चला जाएगा अर्थ में। तो यहाँ पे चार्ज बचेगा Q, यहाँ पे चार्ज बचेगा -Q। इस तरीके से कुछ कंस्ट्रक्शन रहेगा। चलिए और आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। दो प्लेट रहेंगी, इंडक्शन होगा, इंडक्शन के कारण एक तरफ नेगेटिव चार्ज, दूसरी तरफ पॉजिटिव, फिर आप उसको क्या करोगे, अर्थ कर दोगे। यहाँ से इसको सोर्स से कनेक्ट करके रखा है, इस चार्ज को बोला मैंने बाउंडेड चार्ज। तो ये कंस्ट्रक्शन था। इसके अलावा बेटा बीच में क्या रहता है, बीच में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम मानते हैं d, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मानते हैं हम d, और इनके बीच में हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को फिल कर देते हैं। इनके बीच में हम डाई इलेक्ट्रिक, मतलब कोई भी दूसरे मीडियम को आप फिल कर देंगे। डाई इलेक्ट्रिक के ऊपर अभी सेपरेट लेक्चर रहेगा। इनके बीच में हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को फिल कर देते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की k रहती है। यहाँ पे k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी एक मीडियम मैंने अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके का कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, इसको मैं बोलता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब और भी कैपेसिटर होता है, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो समझना बेटा, सबका प्रिंसिपल रहता है सेम, सबका प्रिंसिपल रहता है सेम। तो यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। तो ये आपने इस तरीके की एक शीट ली, कुछ इंसुलेशन मीडियम लगाया, एक शीट ली, कुछ इंसुलेशन मीडियम लगाया, और ये दूसरी शीट ली आपने। कोई भी कंडक्टर की पहले आपने एक शीट ली, कुछ इंसुलेशन मीडियम लगाया, और फिर ये दूसरी शीट ली, और दोनों को क्या करा, इतनी बड़ी शीट्स को तो हम ऐसे रख नहीं सकते थे, शेप का प्रॉब्लम रहता है। जैसे पंखे में कैपेसिटर लगाना है तो इतना बड़ा लगा रहेगा तो दिक्कत होगी। तो क्या करा मैंने, इसको लेकर के ऐसे फोल्ड कर दिया, इसको लेकर के ऐसे फोल्ड कर दिया। तो देखें बेटा, दो प्लेट हैं, अंदर वाली प्लेट को मैं चार्ज करूंगा, बाहर वाली प्लेट को मैं अर्थ कर दूंगा, बीच में कोई मीडियम फिल है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये बन गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। समझ में आ गया होगा। दो शीट ली, बीच में इंसुलेशन मीडियम पुट किया, इंसर्ट किया, और अंदर वाली प्लेट को मैंने चार्ज होने दिया, बाहर वाली प्लेट को मैंने अर्थ कर दिया। तो ये बन गया आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सेम कंस्ट्रक्शन रहेगा इसका।
हर एक में बस यही करना है आपको, बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करना है, एक को चार्जिंग प्लेट रखना है, एक को सपोर्टिंग प्लेट, और उसको क्या करना है आपको अर्थ करना है। क्यों कर रहे हैं ऐसा अभी हम आगे समझेंगे प्रिंसिपल में। तो ये हो गया बेटा अपना सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अच्छा, स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा होगा, समझते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा होगा। एक फुटबॉल लो आप, फुटबॉल को क्या कर रहे हैं हम, चार्ज कर रहे हैं, और उसी के सरफेस के पैरेलल कोई दूसरी फुटबॉल आपने लगा दी, उसको क्या करा आपने, अर्थ कर दिया। तो वो जो दूसरी पैरेलल फुटबॉल थी वो क्या थी, एग्जांपल दे रहा हूं फुटबॉल से, स्फेरिकल कैपेसिटर की बात चल रही है। तो वो जो दूसरी फुटबॉल थी वो किसका वर्क करने लगी, सपोर्टिंग प्लेट का, और पहली वाली जो फुटबॉल थी वो किसका वर्क करने लगी, चार्जिंग प्लेट का। बीच में कोई मीडियम हमने लगा दिया, बीच में कोई मीडियम लगा दिया हमने, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसकी कैपेसिटी जिसकी वैल्यू कितनी होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की के, उसको हमने बीच में इंसर्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो बहुत अच्छे से समझना, ये था पूरा कंस्ट्रक्शन, ये बात की थी कंस्ट्रक्शन की। अब हम आगे बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की, कि प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल से पहले, प्रिंसिपल को समझने से पहले यहाँ पे एक डिस्कशन होगा, उस डिस्कशन से ही हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन को नोट करना है, इसके बाद में अब एक डिस्कशन करूंगा, प्रिंसिपल देखेंगे हम। प्रिंसिपल देखते हैं कंस्ट्रक्शन के बाद। ये दो दो प्लेट क्यों लगा रहे हैं हम, बीच में मीडियम क्यों फिल कर रहे हैं, उससे हमें समझ में आएगा कि प्रिंसिपल क्या होगा। चलिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू Q बाई V, C इक्वल्स टू Q बाई V। तो बेटा अपन चाहते क्या है, सपोज करो ये हमारी पानी की टंकी, कितनी कैपेसिटी है इसकी, 15 लीटर की, पर हम चाहते हैं इसमें 25 स्टोर करना। पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल होगा क्या, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसकी कैपेसिटी से ज्यादा होगा, और जो एक्स्ट्रा पानी आएगा वो क्या कर जाएगा, लीक कर जाएगा। सिमिलरली कैपेसिटर में भी क्या रहता है, कैपेसिटी रहती है, अगर उस कैपेसिटी से ज्यादा हुआ तो चार्ज क्या कर जाएगा, लीक कर जाएगा, जिसको अपन बोलते थे लीकिंग ऑफ चार्ज। आसपास के जो पार्टिकल्स है उनका आयोनाइजेशन कर देगा। तो अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे टंकी में अगर वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या करो आप, उसका साइज बढ़ा दो। यहाँ पे दूसरी चीज है, यहाँ फॉर्मूले से रिलेट करते हैं। तो फॉर्मूले से रिलेट कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा, अगर मैं किसी तरीके से पोटेंशियल को डिक्रीज कर दूं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे मैं पोटेंशियल को डिक्रीज कर दूं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में क्लियरली विजिबल है बेटा, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। V को डिक्रीज कर दोगे, C क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो V को डिक्रीज करने के क्या तरीके हैं, इस चीज को देखें, और हमने अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इस चीज को कैसे अचीव किया, इसको एक एग्जांपल से, एक डिस्कशन से हम समझने वाले हैं। एक डिस्कशन से हम इसको समझेंगे, देखते हैं। तो ये हो गई हमारी सपोर्टिंग प्लेट, ये हमारी सपोर्टिंग नहीं, ये हमारी हो गई चार्जिंग प्लेट, ये हो गई हमारी चार्जिंग प्लेट, और ये हो गई सपोर्टिंग प्लेट। सपोर्टिंग प्लेट में इंडक्शन के कारण क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ बाउंड हो जाएगा। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जितना पॉजिटिव यहाँ चार्ज होगा उतना ही यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और उसके दूसरे साइड उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये इंडक्शन के कारण क्या हुआ, डेवलप हो गया। इंडक्शन के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव। ध्यान रखना है ये क्यू कैसे रहेंगे, दोनों के सेम रहने वाले। तो देखें बेटा, यहाँ पे सपोज करें, हम एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं। यहाँ पे इसके सरफेस पे पोटेंशियल प्लस क्यू जो हम चार्ज दे रहे हैं, अभी ये वाली प्लेट नहीं आई पिक्चर में, चलिए हटा देते हैं वरना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलिए ये प्लेट नहीं आई, यहाँ पे जैसे ही हम इसको चार्ज देंगे क्या बढ़ते जाएगा, इसके सरफेस पे पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, और वो पोटेंशियल कितना हो गया, V। पोटेंशियल कितना है, V। एट सम इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट पे ये पोटेंशियल कितना है, मैंने मान लिया ये पोटेंशियल है 100 वोल्ट। पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट है। अब मेरा पर्पस क्या है, अगर मैं चाहता हूं, सपोज करो इसकी ये लिमिट हो गई, इसके बाद ये चार्ज लेगा तो क्या होने वाला है, लीक होने वाला। अब मैं चाहता हूं कि मैं चार्ज और इसको दे सकूं जिससे ये और स्टोर करे, तो मुझे इस पोटेंशियल को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। तो इस पोटेंशियल को डिक्रीज कैसे करेंगे, तो मैंने लगा दी पास में एक सपोर्टिंग प्लेट। सपोर्टिंग प्लेट में यहाँ क्या डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। सपोर्टिंग प्लेट में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो यहाँ पे कैसा पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज के कारण। फॉर्मूला जानते हैं बेटा अपन, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण या इस प्लेट के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये भी 100 है, यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे भी, क्योंकि सेम है, माइनस क्यू है। नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा पर इसके सरफेस पे कैसा होगा, सेम। पर अपन किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो इस नेगेटिव के कारण इस पॉइंट पे जैसे ही हम आएंगे पोटेंशियल
थोड़ा सा कम हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा -60 वोल्ट। सपोज करें हम, कितना हो गया -60 वोल्ट। पहले कितना था 100 वोल्ट, सपोर्टिंग प्लेट के आने से कितना और हो गया ये -60 वोल्ट। सपोर्टिंग प्लेट के आने से ये हो गया -60 वोल्ट, यानी कि अब हमने क्या करा, पोटेंशियल को कम कर लिया। कितना हो गया अब ये हमारा पोटेंशियल 40 वोल्ट। पोटेंशियल कितना हो गया 40 वोल्ट हो गया। और देखें अब आगे, अब यहाँ नेगेटिव डेवलप हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव भी डेवलप होगा, और कैसा होगा, सेम होगा। तो इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। साइन की तरफ नहीं जाइए, एरो वेरो पे ध्यान नहीं दें आप। इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव के कारण डेवलप हुआ है, एक नेगेटिव के कारण, अब इस पॉजिटिव के कारण डेवलप हो जाएगा। इस पॉजिटिव के कारण भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। पॉजिटिव पोटेंशियल कितना हो गया, सपोज करें वो हो गया 30 वोल्ट। बेटा वैल्यू जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। चलिए ये 60 था तो ये मान लेता हूं मैं 50 वोल्ट। तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई, अब ये वैल्यू हो गई 90 वोल्ट। तो जो पहले 100 वोल्ट था वो सपोर्टिंग प्लेट के आने के कारण, पहले नेगेटिव के कारण क्या हो रहा है, डिक्रीज, पर ये पॉजिटिव उसको फिर से इंक्रीज कर रहा है। वो कितना हो गया 90 वोल्ट हो गया। तो पोटेंशियल हमने कितना घटा लिया, 100 वोल्ट से हमने उसको 90 वोल्ट कर लिया, यानी कि 10 वोल्ट हमने घटा लिया। किससे, सपोर्टिंग प्लेट से। अब अगर इस सपोर्टिंग प्लेट को मैं अर्थ कर दूं, इस सपोर्टिंग प्लेट को मैं अर्थ कर दूं, अगर मैंने इसको अर्थ कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा इस तरीके से लाइन में अर्थ के अंदर। मतलब ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बेटा ज्यादा सही क्या होगा बोलना, ज्यादा सही ये बोलना होगा कि नेगेटिव चार्ज अर्थ से ऊपर आया और यहाँ वाले पार्टिकल्स को क्या कर दिया उसने, न्यूट्रलाइज कर दिया। यहाँ वाले चार्ज को क्या करा उसने, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज था जिसके कारण यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल +50 डेवलप हो रहा था, ये खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया तो अर्थ करने से क्या हुआ, अर्थ करने से ये हुआ कि फर्दर पोटेंशियल और क्या हुआ, और ज्यादा डिक्रीज हो गया। तो 100 वोल्ट को सपोर्टिंग प्लेट ला करके और अर्थ करके और यहाँ पे अर्थिंग करके सपोर्टिंग प्लेट का हमने पोटेंशियल को कितना डिक्रीज कर लिया, 60 वोल्ट तक डिक्रीज कर लिया। अगर मैं पोटेंशियल को डिक्रीज कर दूं तो क्या होगा, पोटेंशियल को डिक्रीज कर देंगे हम तो कैपेसिटेंस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल है, समझ में आ गया होगा। क्या है प्रिंसिपल, इफ वी पुट a supporting plate near the charge plate of a capacitor then its potential decreases, उसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड, इफ वी अर्थ दैट सपोर्टिंग प्लेट, अगर हम उस अर्थ प्लेट की क्या करें, सॉरी उस सपोर्टिंग प्लेट की क्या करें, अर्थिंग कर दें, देन इट्स पॉजिटिव चार्ज विल गेट न्यूट्रलाइज्ड ड्यू टू विच देयर इज फर्दर डिक्रीज इन द पोटेंशियल ऑफ चार्जिंग प्लेट। और अगर बेटा अपन पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम इसको समराइज करके लिख लेते हैं, समराइज करके इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं कि क्या है प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। तो फर्स्ट देखें हम, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था इफ वी डिक्रीज पोटेंशियल, if we decrease potential then capacitance of a conductor is increased, then capacitance of a capacitor या of a conductor is increased, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बेटा सीधे अगर आप ये लिख रहे हो, सही बात है, अगर V को डिक्रीज कर दे तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हाउ, कैसे, तो उसके लिए हमने क्या करा, सपोर्टिंग प्लेट। तो जानते हैं हम, इफ वी ब्रिंग सपोर्टिंग प्लेट, if we bring supporting plate near the charged conductor, चार्ज कंडक्टर के नियर अगर हम सपोर्टिंग प्लेट को लाएंगे, देन इट्स पोटेंशियल डिक्रीज, उसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये भी क्या है बेटा, प्रिंसिपल है। और थर्ड पॉइंट यहां लिख देता हूं, इफ वी अर्थ सपोर्टिंग प्लेट then potential of charging plate decreased further,
डिक्रीज्ड फर्दर। तो बेटा मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट्स में बता देना कि यार ये वाली चीज मुझे क्लियर नहीं हुई है। देखते हैं आगे। ये था प्रिंसिपल बेटा, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, एग्जाम्पल से हमने इसको लिंक भी किया है। ठीक है बेटा, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ेंगे हम कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो बेटा जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहा था उस समय बोला था कि ये यूज़ होने वाला है, दो पैरेलल प्लेट्स हम रखते थे, वहाँ पे आपको बोला था कि ये फॉर्मूला यूज़ होगा कैपेसिटर में। तो आपको उसी को एक बार रिमाइंड कराते हैं जल्दी से। तो ये अपनी दो प्लेट हो गई, एक पॉजिटिवली चार्ज, अगर इसका चार्ज है प्लस क्यू तो इसका होगा माइनस क्यू, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम। वो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अर्थ में जा चुका होगा। ये हो गया हमारा कैपेसिटर। बीच में कोई, चलिए बीच में अपन अभी इंसुलेशन मीडियम क्या मान रहे हैं, इनके बीच में एयर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। दोनों ही प्लेट्स की एरियल चार्ज डेंसिटी, दोनों ही प्लेट्स की एरियल चार्ज डेंसिटी कैसी है, सेम, और वो मैंने कितनी मानी, एरियल चार्ज डेंसिटी दोनों की है सेम, और वो मैंने सपोज की यहाँ पे सिग्मा, दोनों की ही एरियल चार्ज डेंसिटी है सेम। जब सेम चार्ज डेंसिटी हो और चार्ज अपोजिट नेचर का हो उस समय आउटसाइड द प्लेट्स, दोनों के राइट आउटसाइड और लेफ्ट आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी 0, और इनसाइड किसी भी पॉइंट पे, इनसाइड किसी भी पॉइंट पे कितनी होती थी वैल्यू, ये वैल्यू होती थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं इसका यूज करके बेटा अपन कैलकुलेशन करेंगे। चलिए सबसे पहले पोटेंशियल निकालना है हमें, जो फॉर्मूला हम जानते हैं C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाय V। तो ये चार्ज अपने पास स्मॉल q है इसलिए स्मॉल q बाय V। ठीक है, इस प्लेट की बात कर रहे हैं, इस प्लेट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इनसाइड है, अंदर की तरफ है, कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल्स टू, मैं रिलेशन का यूज कर रहा हूं EDR, नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि नेगेटिव साइन क्या आपको बताता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, R जैसे जैसे बढ़ेगा एक वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो V इक्वल्स टू EDR, तो V इक्वल्स टू E कितना रख देंगे हम, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कितनी डिस्टेंस के लिए है, तो ये है D डिस्टेंस के लिए, नेगेटिव चार्ज से कितनी दूरी होगी, D डिस्टेंस के लिए, तो ये DR की जगह रख दिया मैंने D। इस सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट को, सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट को हमने उठा करके कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। उससे पहले बेटा ये सिग्मा की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ, सिग्मा एरियल चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, Q बाय A, चार्ज पर यूनिट एरिया। इनका एरिया कितना मान लेता हूँ बेटा, ये प्लेट है, ये प्लेट है, दोनों प्लेट्स का एरिया कितना है, एरिया इसका मैंने मान लिया A, इसका भी कितना है A, एरिया कितना है, ये एरिया प्लेट का कितना है A। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा सिग्मा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D, ये आ गई V की वैल्यू। इस V की वैल्यू को बेटा मैं यहाँ पुट करता हूं, तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V की जगह पर रखते हैं हम अपनी वैल्यू QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल्स टू आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाय D, C इक्वल्स टू आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाय D। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी आ गई, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो A के ऊपर और दूसरा D के ऊपर, तीनों ही फैक्टर से देखें। फर्स्ट फैक्टर एरिया, बेटा एरिया किसका, प्लेट का, समझना किसकी बात चल रही है, एरिया किसका, प्लेट का। ये प्लेट एरिया कितना मान लिया मैंने इसका A, एरिया कितना है इसका, कहाँ लिखा था मैंने A एरिया। इसको मैं ऑन पेपर कैसा रख रहा हूँ, ऐसा रख रहा हूँ, क्लियर। तो एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से डिपेंड कर रहा है एरिया के ऊपर, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर प्लेट का एरिया अगर अपन इंक्रीज कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरा फैक्टर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स,
प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा है, क्योंकि अभी कौन सा है, एयर, तो ये कितना है, एप्सिलॉन नॉट, तो बोलूंगा ये क्या है, सी नॉट। अगर कोई मीडियम आ जाएगी सॉरी, अगर कोई मीडियम आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट एम बाई डी। बोल सकते हैं कि वो जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और एक्चुअली देखा जाए तो बेटा ये डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर। और देखते हैं बेटा हम आगे, और आगे देखते हैं। तीसरा फैक्टर, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, अगर ये डिस्टेंस को हम कम कर देंगे, डिस्टेंस को अगर डिक्रीज कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो थर्ड फैक्टर क्या समझ में आया, डिपेंड कर रहा है डी के ऊपर। थर्ड फैक्टर हमें समझ में आया, ये डिपेंड कर रहा है स्मॉल डी यानी कि डिस्टेंस के ऊपर। तो ये थे बेटा अपने फॉर्मूलाज, ये था कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला। अगर कोई मीडियम नहीं है तो सी नॉट, कोई मीडियम आ गया तो सी एम। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमारा खत्म हुआ नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आज ही हम पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये चलिए आज नहीं, अब अपन उसको कल डिस्कस करेंगे। कल पूरा एक बड़ा टॉपिक डिस्कस करने वाले हम, इसके जो प्रीवियस ईयर से कैपेसिटर के उसको भी डिस्कस करेंगे, और बस फिर जल्दी ही हम टॉपिक को एंड करेंगे। कैपेसिटर के बाद टॉपिक एंड हो जाता है, तो मान के चले 2 से 3 दिन में ये टॉपिक एंड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बेटा इसमें, तो जो एनसीईआरटी है उससे थ्योरी को रीड करें। देखिए जो कंसेप्ट थे वो मैंने समझा दिए, प्रीवियस ईयर भी मैं सबके सॉल्व करवाऊंगा। अभी थोड़े से चैलेंजेस है मेरे सामने, इतनी इजीली मैं वीडियो लेक्चर नहीं बना पा रहा हूँ, कंटेनमेंट जोन में हूँ इस समय। जो भी करना है मुझे अकेले ही करना है यहाँ, तो बहुत दिक्कत जाती है। तो आप आगे क्या करेंगे, एनसीईआरटी से बेटा रीड करते रहें। प्रीवियस ईयर भी मैं करवाऊंगा, इसमें आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। अभी बस आपके पास यही वर्क है, एनसीईआरटी से आप जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है फिजिक्स की, उससे बेटा टेक्स्ट को रीड जरूर करें, थ्योरी को जरूर पढ़ें। थ्योरी को अगर आप रीड कर रहे हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी एग्जाम में आंसर्स कैसे लिख के आएंगे। क्योंकि आपको कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है एक दिक्कत जाती है, बेटा जो पढ़ा रहा हूँ पूरा एग्जाम अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई एग्जामिनेशन, क्या दिक्कत जाती है, ये सब उसको समझ में तो आ गया पर लेकिन इन टेक्स्ट लिख ही नहीं पाता। इन टेक्स्ट दिमाग में नहीं आता, यार लिखूंगा कैसे, ये तो मैं लिखे आऊंगा पर आगे क्या करूंगा, लिख के कैसे आऊंगा, बाकी सारी चीजें। तो इन टेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ रहे हो तो जो भी चीजें हैं क्वेश्चंस में जब आपको आंसर देने होंगे, जवाब देने होंगे, तो आप बहुत इजीली और अच्छी लैंग्वेज में लिख पाओगे अगर आप रेगुलरली बुक को रीड कर रहे हो। तो बुक को बेटा रेगुलरली रीड करते रहें। आज भी आपको जो कैपेसिटर पढ़ाया है, कैपेसिटेंस, सारी चीजें उन सबको रीड करना है। रीड करने से बेटा आंसर्स आप अच्छे से लिख के आ सकते हैं इन शॉर्ट और अच्छी लैंग्वेज में। बाकी लाइव सेशन रहेगा आज, तब जो भी आपके डाउट्स आए हैं क्लियर कर देंगे। थैंक यू।